कर्नल के जाते ही कुछ फौजी वहां आ गए और दरवाजा खुलते ही मुझ पर टूट पड़े। वो मुझे बेदर्दी से ज़दोकोब करते रहे, फिर करीबन नीम बेहोश करने के बाद घसीटते हुए एक मेजर के पास ले गए, जिसके इशारे पर मुझे पानी पिलाया गया ताकि मेरे औसान बहाल हो जाएं। मुझे नॉर्मल हालत में देखकर उसने मेरी आंखों में झांकते हुए बड़े खूंखार लहजे में सवाल किया, तुम्हारा ताल्लुक किस एजेंसी से है? मैंने उसे ऐसे देखा जैसे मुझे उसकी बात समझ ही नहीं आ सकी। बको, उसने गुस्से से धाड़ते हुए कहा। महाराज जी मैं तो, और मैंने वही सरवन सिंह वाली कहानी दोहरा दी। उसका गुस्सा आसमान पर जा पहुंचा और उसने मुझे अपने हाथ में पकड़ी बेद की छड़ी से जानवरों की तरह पीटना शुरू कर दिया। इस कार खैर में बाकी लोग भला किस तरह पीछे रह सकते थे? वो भी हस्बे तौफीक अपने मेजर का साथ दे रहे थे। करीबन 2 घंटे तक मैं अजाब झेलता रहा। बिलाखिर उन्होंने मुझे दोबारा उसी कोठरी में ला फेंका। शाम के वक्त मुझे एक और कर्नल के सामने पेश किया गया। शायद वो लोग बारी बारी अपनी सलाहियतें आजमाना चाहते थे। ये हिंदू कर्नल सबका उस्ताद निकला। मिस्टर परवेज, मुझे अफसोस है कि हाई कमान ने तुम्हारे बारे में हुक्म दिया है कि अगर तुम सच न बताओ तो तुम्हें गोली मार दी जाए। मैं तुम्हें आधा घंटा सोचने का मौका देता हूँ, उसके बाद हमें माजूर समझना। इतना कहकर उसने मुझे वापस ले जाने का हुक्म दिया। वापसी पर मेरे साथ उनका सलूक खासा खुशगवार था। सबसे पहले मेरे लिए चाय आ गई और आध घंटे में 3 मेजर बारी बारी मेरी ब्रेन वॉशिंग करते रहे और कहते रहे कि मुझे सब कुछ बता देना चाहिए। आदमी जिंदा हो तो रिहाई भी कभी नसीब हो ही जाती है। जब आध घंटे तक मैं टस से मस न हुआ तो वही कर्नल आ गया। ठीक है, अगर तुमने मरने का फैसला कर ही लिया है तो हम क्या कर सकते हैं? मुमकिन है इस तरह तुम्हें कोई बड़ा एजाज मिल जाए और फिर तुम लोग शहीद भी तो हो जाते हो। उसने ये सारी बातें तंजिया लहजे में कही थी। फिर हुक्म मिला कि मैं अगर चाहूँ तो मरने से पहले इबादत भी कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे बाकायदा गुस्ल के लिए पानी मुहैया किया, फिर नमाज पढ़ने की मोहलत भी थी। इस असना में मगरिब का वक्त हो चला था। जैसे ही अंधेरा फैलना शुरू हुआ उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझे पहले से तैयार एक ट्रक में बिठा दिया। जब मैं ट्रक में सवार हुआ तो किसी ने आवाज लगाई, बाकी दोनों को भी ले आओ। ये फिक्रा दानिस्ता मुझे सुनाने के लिए कहा जा रहा था। अपनी तरफ से दुश्मन ने चालाकी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और बड़ा शानदार ड्रामा तरतीब दिया था। कदमों की आहट गूंजी जैसे मेरे बाद कोई और भी सवार हुआ हो और ट्रक चल पड़ा। सिपाही जो मेरे साथ जा रहे थे मुझसे बार बार यही कह रहे थे कि क्यों अपनी जान के दुश्मन हो रहे हो, अब भी मान जाओ। लेकिन मैं तन बतकदीर बैठा उनकी चालाकी पर दिल ही दिल में मुस्कुराता रहा। करीबन आध घंटे के बाद ट्रक एक जगह ठहर गया और किसी ने आवाज लगाई, बंदोबस्त हो गया। जवाब मिला, ऑल राइट सर। फिर किसी ने मेरे करीब आकर कहा, मिस्टर परवेज तुम्हें आखिरी चांस दिया जा रहा है, या तो अपने जासूस होने का इकरार कर लो या फिर। ये अधूरा फिक्रा जानबूझकर अंग्रेजी में कहा गया था। मैं खामोश रहा। नीचे से किसी की आवाज आई, नंबर 1 को लाओ। ट्रक से किसी के उठने की आवाज आई और चंद मिनट के बाद ही फायरिंग सुनाई दी। फिर वही आवाज गूंजी, नंबर 2 को लाओ। वही अमल दोहराया गया। फिर आवाज आई, नंबर 3 को लाओ। उसके साथ ही 2 जवानों ने मेरे बाजू दोनों तरफ से थाम लिए। मेरा दिल कह रहा था कि ये सब ड्रामेबाजी है, लेकिन फिर भी खौफ की एक सर्द लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। हलक खुश्क होता जा रहा था और हालत ये थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। एक जगह पहुंचकर वो ठहर गए और मुझे किसी ने दीवार के साथ खड़ा कर दिया। नंबर 3 तुम्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है। तब मैंने सोचा अगर वो हकीकत में जो इससे पहले हो चुका है तो मुझसे पहले शहादत पाने वालों को भी आखिरी मौका मिला होगा और फायरिंग होने का मतलब ये है कि वो अपने अज़्म पर डटे रहे। फिर मैं क्यों ना उनका रास्ता ही इख्तियार करूं और अल्लाह के हुजूर सुरखरुई से पेश हूं। इस ख्याल ने मेरा हौसला बढ़ाया और मैंने उन्हें बजाय जवाब देने के दिल ही दिल में कलमा शहादत का विर्द शुरू कर दिया। वही आवाज आई, तैयार जवान। उसके साथ राइफलों के लोड करने का शोर हुआ। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, स्टॉप। किसी के भागते कदमों की आवाज सुनाई दी। आने वाले ने कहा, इसे अभी आईजी के रूबरू पेश करना है, ऊपर से हुक्म आया है। फिर वही आवाज आई, बड़े खुशकिस्मत हो, कुछ दिन और जिंदा रहने को मिल गए। मुझे राइफलों के बट मारते हुए वो लोग घसीटते हुए एक जीप तक ले आए और जब मेरी आंखों की पट्टी खुली तो मैं एक पुलिस स्टेशन में मौजूद था। यहाँ सारी रात पुलिस वाले मुझ पर तशद्दुद करते रहे। वो पुलिस के रिवायती हरबे 3rd डिग्री अपना रहे थे, लेकिन मेरी तरफ से उन्हें वही कहानी सुनने को मिल रही थी जो मैं पहले बयान कर चुका था। करीबन 4 घंटे तक मगजमारी करने के बाद बिलाखिर उन्होंने मुझे अधमुआ करके हवालात में फेंक दिया। मेरा पुलिस रिमांड उन्होंने हासिल कर लिया था। सुबह पुलिस के 4 सिपाही मुझे लेकर आज़िम अमृतसर हुए, जहां पंजाब के बदनाम तरीन अमृतसर इंटेरोगेशन में मेरी तफ्तीश होना करार पाई। पुलिस ने कमाल मेहरबानी से मेरी आंखों पर पट्टी न बांधी। मेरी चादर भी अभी तक इत्तेफाक से मेरे पास मौजूद थी। किसी की नजर उस तरफ न गई थी, वरना उन्होंने तो मुझे मेरी जूतियों तक से महरूम करके एक टूटी फूटी चप्पल पहना दी थी। मेरे साथ 2 राइफल बरदार सिपाही थे, लेकिन मैं जानता था कि उनकी बंदूकें लोड नहीं रहती। सरहद यहाँ से करीबन 1-1.5 मील दूर थी।
थी। मैंने जान पर खेलने का फैसला कर लिया और फरार का मंसूबा बना लिया। उन्होंने हथकड़ी मेरे एक हाथ में पहना दी। थाने से कुछ फासले पर खेतों का सिलसिला था, जिसके बाद देहाती आबादी और फिर सरहद। हम लोग थाने के नजदीक उस मैदान की तरफ जा रहे थे जहां से हमें अमृतसर जाने के लिए लारी हासिल करना थी। यहाँ सिर्फ गिनती के चंद लोग नजर आ रहे थे। एक सिपाही ने मेरी हथकड़ी का कुंडा लापरवाही से हाथ में पकड़ रखा था। जैसे ही मौका मिला मैंने पूरे जोर से झटका मारा और हथकड़ी उसके हाथों से निकल गई। चंद सेकंड के लिए तो वो सब हक्के बक्के रह गए। मैं दीवाना वार खेतों की तरफ भाग निकला। भागो पकड़ो का शोर मचाते हुए पुलिस वाले मेरे ताकुब में थे। बदकिस्मती से खेतों के नजदीक कुछ निहंग सिख खड़े थे। वो चौकन्ने हो गए और अपने रिवायती बर्छे निकाल मेरी तरफ लपके। वो मेरे इतने करीब आ चुके थे कि झुकाई देकर निकलने का मौका न मिल सका। मैंने अपनी दानिश्त में बड़ी ऊंची छलांग लगाई, लेकिन एक निहंग के बर्छे की अन्नी मेरे टखने में पेवस्त हो गई और मैं मुंह के बल जमीन पर आ रहा। वहां मौजूद तकरीबन तमाम लोग पुलिस समेत मुझ पर टूट पड़े। इतना मारा कि दोबारा मुझे होश थाने में आकर ही आया। 2 दिन तक वो लोग जख्मी होने के बावजूद अपना गुस्सा मुझ पर निकालते रहे। तीसरे रोज मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर उल्टी हथकड़ी उन्होंने मुझे लगाई और एक जीप में बिठाकर अमृतसर को चल दिए। इंटरोगेशन सेंटर के बाहर जीप ठहर गई। मेरी आंखों पर बदस्तूर पट्टी बंधी थी। मुझे घसीटते हुए वो लोग एक कमरे में ले गए। ये कमरा असल में बाहर बना हुआ था, जहां मुल्जिमों का इंदराज किया जाता था। मेरा चार्ज उन लोगों ने वहां मौजूद गार्ड को दे दिया और चंद मिनट के बाद ही मैं नए कसाईयों की मायत में ज़िबा खाने की तरफ जा रहा था। मुसलसल आंखों पर पट्टी बंधी रहने की वजह से मेरी कनपट्टियां दुखने लगी थी, लेकिन किसी भी मरहले पर मैंने उनसे ये दरखास्त नहीं की थी कि वो उसकी गिरफ्त ढीली कर दें। चलने से मेरी टांग का दर्द भी जाग उठता था, लेकिन ये ऐसी बातों पर तवज्जो देने का वक्त नहीं था। मेरी आंखों पर पट्टी एक बड़े हॉल कमरे में ले जाकर खोली गई। पहले पहल तो यूं लगा जैसे मैं अंधा हो गया हूं, लेकिन जल्द ही बीनाई बहाल हो गई। मेरे सामने एक एसपी, 2 इंस्पेक्टर और 3-4 सिपाही खड़े थे। वो सब मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। सिख एसपी ने कहा कि ना ही तेरा। मैंने बड़े पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, सरदार जी परवेज। एक इंस्पेक्टर ने मुझे घूरते हुए कहा, बोलते किस तरह हुए? एसपी मुझे गालियां बकने लगा। शायद ये कोई सिग्नल था, क्योंकि दूसरे ही लम्हे मेरी टांग खींचकर मुझे मुंह के बल जमीन पर गिरा दिया गया। उसके साथ ही एक कंबल मुझ पर आन पड़ा। ये कंबल खासा भारी था। कंबल के नीचे दबते ही मुझ पर लाठियां बरसने लगी। मुझे बाद में इल्म हुआ कि इस सजा का नाम कंबल परेड है और हर नौवारिद को सबसे पहले इसी का सामना करना पड़ता है। पहले तो अचानक कंबल ऊपर आ पड़ने से दम घुटने लगता है, फिर उस पर इन दरिंदों का बेतहाशा लाठियां बरसाना, चीखने चिल्लाने की आवाज भी बाहर नहीं निकल पाती। करीबन 3-4 मिनट तक उनकी मशक़ सितम जारी रही और जब मैं मार खाते खाते अधमुआ हो गया तो वो मुझे डंडा डोली करते एक और दरवाजे से गुजार कर दूसरे अहाते में ले गए, जहाँ एक कतार में बहुत सी कोठरियां बनी हुई थी। मुझे तन बदन का होश नहीं था। एक कोठरी के सामने वो आकर ठहर गए। उनमें से एक ने कोठरी का ताला खोला और मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए मुझे अंदर धकेल दिया। उसने ताला लगाते हुए मुझे गालियां देते हुए कहा, अब भाग कर दिखा। उनके दफा होने के करीबन 10-15 मिनट बाद 2 और कसाई नमूदार हुए। इनमें से एक ने हाथ में बड़ा सा डोल पकड़ रखा था, जबकि दूसरे ने अपने सर पर एक बड़ी सी चंगेर में रोटियां उठाई हुई थी। ओए मुसले, रोटी ले ले। यहाँ की शायद ये रिवायत थी कि वो लोग परमात्मा का जिक्र भी गाली के बगैर नहीं करते थे। मैंने 24 घंटों से कुछ नहीं खाया था। भूख तो यहाँ आते ही उड़ गई थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ जहर मार करने का फैसला करके आगे बढ़ा। चंगेर वाले ने 2 फूल के सलाखों में से फैले हाथों पर फेंक दिए और आगे बढ़ गया। डोल वाले ने एक लंबी सी लकड़ी जिसके आगे टीन की एक प्याला नुमा कुप्पी बनी हुई थी डोल में डाली और फुलकों पर दाल नुमा कोई शय डाल दी। अभी मैं बैठा ही था कि अचानक उसने सलाखों के अंदर ही से वो डंडा सा मेरे सर पर दे मारा। साला नखरे करता, कहता हुआ वो आगे बढ़ गया। इस अचानक हमले से रोटी मेरे हाथ से नीचे जा गिरी। मेरा खून खौल उठा। जी चाहा कि किसी तरह बाहर निकलूं और उसका टेंटवा दबा दूं, लेकिन खून के घूंट पी कर रह गया कि यहाँ सिवाय सब्र तहम्मुल के और कोई चारा नहीं था। कोठरी के एक कोने में बिछे हुए एक मैले कुचैले कंबल पर जा बैठा। जिस्म फोड़े की तरह दुखने लगा था। हैरानी तो मुझे इस बात पर थी कि मेरी हड्डियां कैसे सलामत रह गईं। अभी वहां बैठे चंद मिनट ही गुजरे थे जब अचानक जैसे मैं लरज उठा। ऐसी दर्दनाक चीखें थी वो। यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी को ज़िबाह किया जा रहा हो। उसके साथ ही पै दर पै चीखों की आवाजें आने लगी। हाय उई, ना मारो ना मारो। और इसी नौयत के दूसरे फिक्रे जो चीखों और कर्राहों में ढलते और सुनने वाले की रीढ़ की हड्डी में पहम खौफ की एक सर्द लहर दौड़ा रहे थे। इसका मतलब वाज़े था, मेरी नफ्सियाती अजियत का भी आगाज हो चुका था। ऐसी आवाजें जानबूझकर नए आने वालों तक पहुंचाई जाती हैं ताकि वो मुसलसल जहनी कर्ब में मुब्तला रहें। थोड़ी देर गुजरी थी, एक और शख्स प्लास्टिक के एक जग में पानी लेकर आ गया। उसने सलाखों के अंदर से पानी एक
धार की शक्ल में फेंका और मैंने जानवरों की तरह ओक में पानी पिया। अभी उसे गए चंद मिनट ही गुजरे थे कि एक हवालदार उस तरफ आ निकला। बोला, ओए तूने रोटी क्यों नहीं खाई? उसने भी गालियों का विर्द शुरू कर दिया। मुझे बाद में इल्म हुआ कि रोटी न खाने वालों को जेल और थाने में जबरदस्ती रोटी खिलाई जाती है, इसलिए कि दौरान तफ्तीश जगराता नामी सजा से बचने के लिए लोग रोटी खाना छोड़ देते हैं और जेल में हड़ताल करने के लिए ये नुस्खा आजमाया जाता था। गालियां बकता हुआ वो तो दफा हो गया, लेकिन याजूज माजूज मेरे सर पर आ मुसल्लत हुए। रोटी फर्श पर देखकर वो सब बाजमात होकर गालियां बकने लगे और मुझे घसीटते हुए बाहर निकाल लिया। उसके साथ ही मेरे जिस्म पर कयामत टूटने लगी। वो वहशियों की तरह दीवाना वार मुझे मारने लगे। फिर हुक्म मिला कि जमीन से रोटी उठाकर खाऊं और जमीन पर गिरी दाल को जबान से चाटूं। वो लोग इंसानियत की पस्त तरीन सतह पर उतर आए थे। मैंने उससे इनकार कर दिया, जिसके साथ ही मुझ पर तशद्दुद होने लगा और बेहोश करने के बाद उन्होंने मुझे कोठरी में फेंक कर ताला लगा दिया। तमाम कयामतें मुझ पर बाकायदा तफ्तीश से पहले ही टूट रही थी और बाकायदा तफ्तीश का मरहला अभी बाकी था। शाम तक मैं बेहोश रहा। शाम के बाद एक डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया। अभी नहीं मरता कहकर उसने जोरदार ठोकर मुझे रसीद की और चला गया। वो कयामत की रात थी। मुसलसल मार खाते मेरा अंग अंग टूटने लगा। यूं महसूस होता जैसे किसी ने जिस्म की तमाम हड्डियां टुकड़े टुकड़े कर दी हैं। रात को ऊपर ओढ़ने के लिए कंबल दे गया था, जिसे मैंने फौरन ही उतार कर एक तरफ फेंक दिया। उसमें से अजीबो गरीब कीड़े बरामद होकर मेरे जिस्म में सुइयां सी चुभोने लगे थे। वो सारी रात आंखों में कट गई, क्योंकि रात को आम तौर से तफ्तीश की जाती थी और सामने बनी बैरक के ऊपर खास तौर से तफ्तीशी सेल बनाए गए थे। सारी रात मार खाकर फरियाद करने वालों की आहें और कराहें मेरे जहन पर हथौड़े बरसाती रहीं और तुलुए फजर के करीब अभी आंख लगी ही थी कि कोठरी के सलाखों वाले दरवाजे पर लगने वाली जरबात ने मुझे जगा दिया। तमाम मुल्जिमों को उनकी कोठरियों के सामने जमा किया जा रहा था। मालूम हुआ नाश्ता मिलने वाला है। अभी मैं इसी शशोपंज में मुब्तला था कि नाश्ता क्या होगा कि नाश्ता देने वाले भी नजर आ गए, जिन्हें देखते ही तमाम मुल्जिमान सिधाए हुए जानवरों की तरह जमीन पर औंधे लेट गए। मुझे भी उनकी देखा देखी वही पोजीशन इख्तियार करना पड़ी। उसके साथ ही हाय हाय की आवाजें बुलंद होने लगी, क्योंकि तमाम मुल्जिमान को जो यहाँ ज़ेरे तफ्तीश थे सुबह होते ही 5-5 लित्तर मारे जाते। ये लित्तर कोई मामूली किस्म के नहीं होते थे, बल्कि यूं समझिए कि चमड़े की 2 तहों के अंदर लोहे की एक पतरी रखी होती, जिसे लित्तर का नाम दिया जाता था। नाश्ते से फारिग होकर हमें रफा हाजत के लिए ले जाया गया, जिसका तरीका इतना बेहुदा था कि कलम लिखने से कासिर है। वापसी पर हमें एक जोहड़ के किनारे पहुंचा दिया गया, जिसके किनारे पर एक बड़ा सा दरख्त था, जिस पर बैठे परिंदों की गंदगी, दरख्त के पत्ते और मिट्टी वगैरह सब कुछ उसमें गिरा हुआ था और जोहड़ नुमा तालाब का पानी गदला हो रहा था। यहाँ जानवरों की तरह औंधे मुंह झुककर सिर्फ कुल्ली करने और हाथ धोने की इजाजत थी। तालाब के पानी पर झुके हुए जब मैंने वहाँ नजर आने वाली शक्लें देखी तो वहशत सी होने लगी। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं इंसानों में नहीं बल्कि किसी चिड़िया घर की मखलूक के साथ मौजूद हूँ। मुसलसल अजियतें बर्दाश्त करते करते वो लोग पागलों जैसी हरकतें करने लगते थे। खौफ के मारे उनके रंग पीले हो रहे थे। हर किसी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। जिस्म के बाल बेतहाशा बड़े हुए, मैले कुचैले जिस्म पर खून आलूद और फटे हुए चीथड़ों के साथ वो लोग जानवरों की भी कोई बदतरीन नस्ल दिखाई देते थे। अगर किसी आम मुल्जिम को सिर्फ एक मर्तबा नाश्ता और अशनान मिल जाए तो उसकी मजाल नहीं कि वो कोई बात यहाँ से छुपा कर ले जाए। अमृतसर इंटेरोगेशन सेंटर सारे भारत में अपनी सफाकी और दरिंदगी के लिए मशहूर है। किसी ज़ेरे तफ्तीश मुल्जिम का मर जाना यहाँ मामूल की कार्रवाई समझी जाती है। अखबारात में इस सेंटर से मुताल्लिक ऐसी अंदोहनाक तफसीलात शाया होती कि इंसानियत खून के आंसू रोती थी। तमाम इजला के चुने हुए बदनाम और सफाक किस्म के तफ्तीशी अफसरान जहाँ लाए जाते और वो इंसान नुमा दरिंदे अजियत देने के ऐसे तरीके इजाद करते कि जिनके जिक्र ही से रोंगटे खड़े हो जाएं। जिन सिपाहियों की ड्यूटी गिरफ्तार शुदगान को अजियत देने की होती, उन्हें स्पेशल डाइट दी जाती थी और खुसूसी हुक्म के जरिए खाने के साथ शराब भी पिलाई जाती। मुबादा उनके दिल में मार खाने वालों की आहोजारी रहम का शायबा पैदा कर दे। मुझे मालूमात तो यहाँ के मुताल्लिक पहले ही से हासिल थी, लेकिन इस मखसूस जगह को देखने का इत्तेफाक पहली मर्तबा हुआ था और उसे शुनीद से कुछ ज्यादा ही बदतर पाया। हमें वापस कोठरियों में बंद कर दिया गया और एक मर्तबा फिर पहले की तरह खाना दिया गया। अभी मैं खाने से फारिग ही हुआ था कि गार्ड आन पहुंची। मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर वो लोग मुझे एक उक़ूबत खाने में ले आए, जहाँ पत्थर की एक कुर्सी पड़ी थी।
जिस पर दोनों हाथों को जकड़ने के लिए शिकंजे मौजूद थे। इस तरह एक लंबी पत्थर की मेज पर ईजा रसानी के मुख्तलिफ आलात रखे थे। एक कोने में टेप रिकॉर्डर रखा था, उसके साथ एक कुर्सी पर एक सिख इंस्पेक्टर बैठा था। कमरे के चारों कोनों में लाठी बरदार सिपाही खड़े थे जिनकी आंखों से खून टपक रहा था। पहली नजर में ये कमरा इस तरह का नजर आया जैसा मैंने अक्सर फिल्मों में गस्टापो के तफ्तीशी मराकज में देखा था। मेरी हथकड़ी खोल दी गई और मुझे अंदर धकेल कर गार्ड वालों ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं धक्का लगने से गिरा और उठ खड़ा हुआ। वहां मौजूद तमाम दरिंदे इस असना में मुझे घूरते रहे। सिख इंस्पेक्टर ने बड़ी दुरुस्तगी से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? परवेज, मैंने उखड़े लहजे में जवाब दिया, क्योंकि मुझे अपने जहन में तैयार शुदा प्लान के मुताबिक काम करना था। तुझे अफसरों से बात करने की तमीज नहीं? ये कहते हुए एक सिपाही ने मेरी पिंडलियों पर लाठी मारी। उसके साथ ही चारों दरिंदे मुझ पर टूट पड़े। जब उन्होंने जी भर के अपने अरमान निकाल लिए तो वो सिख इंस्पेक्टर, जो इस असना में उस सारे तमाशे से बज़ाहिर लाताल्लुक बैठा रहा, अपनी जगह से उठा। उसने मुझे सर के बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और जोरदार घूंसा मेरे पेट में मारा। मैं सामने दीवार से जा टकराया। इससे पहले कि मैं जमीन पर गिरूं, उसने दोबारा मुझे बालों से पकड़ा और जूडो के माहिरों की तरह इस कदर जोरदार लात मेरे पेट में रसीद की कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा पेट फट जाएगा। अजियत की एक लहर मेरी आंतों में दौड़ गई। मैंने चीखना चाहा लेकिन चीख न सका। उसी सिख इंस्पेक्टर ने मुझे धक्का देकर पत्थर की उस कुर्सी पर गिरा दिया और बिजली की तरह दो सिपाहियों ने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथ कुर्सी के पायों से मुंसलिक शिकंजों में कस दिए। यही अमल उन्होंने मेरी टांगों के साथ दोहराया। मेरे मुंह से बमुश्किल कराहें निकल रही थी। दर्द की टीसें उठती तो कलेजा कटने लगता। सिपाही परे हट गए और सिख इंस्पेक्टर ने कुर्सी मेरे सामने रख ली। उसने खूंखार जबड़ा खोला। कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कराहते हुए कहा, सियालकोट। बोला, क्या करने आया था? मैंने कहा, इट लगाने आया था। सरवन ने। मेरा जवाब नामुकम्मल ही था कि वो वहशियों की तरह उठकर मेरे गालों पर तमाचे मारने लगा। मेरा सारा मुंह खून से भर गया और कै होने लगी। तमाचे मारते मारते जब वो हाँपने लगा तो मेरे सामने दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। सच सच बता, क्या करने आया था? उसने दोबारा वही सवाल दोहराया और इस मर्तबा उसके जवाब में मैंने जो कुछ किया वो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल गैर मुतवक्के था ही, मेरे लिए भी हैरानकुन था। मेरे अंदर पकने वाला नफरत और गुस्से का लावा, जिसे मैंने किसी न किसी तरह दबाए रखा था, फट पड़ा और मैंने पूरा जोर लगाकर उसके मुंह पर थूक दिया। मेरी इस हरकत ने उन पर जुनून तारी कर दिया। सिख इंस्पेक्टर तो फटी फटी खूंखार नजरों से मेरी तरफ देखने लगा, जबकि दूसरे सिपाही पागल कुत्तों की तरह मुझ पर पिल पड़े। वो मेरे सीने और मुंह पर मुक्के मारने लगे। मैं भी दीवानावार उन पर थूकने लगा। चंद ही सेकंड के बाद मेरी गर्दन एक तरफ ढलक गई। इस मर्तबा होश में आया तो मैं किसी दूसरे कमरे में औंधे मुंह लेटा हुआ था। मेरे दोनों हाथ हथकड़ी के साथ पुश्त पर बंधे हुए थे। एक पहरेदार बाहर मौजूद था। मुझे होश में आता देखकर वो चला गया। गालिबन किसी को रिपोर्ट करने गया था। थोड़ी देर बाद एक मकरूह शक्ल का डॉक्टर गार्ड के साथ कमरे में आ धमका। उसने मुझे ठोंक बजाकर मुआयना किया और एक इंजेक्शन मेरे बाजू में लगाकर दफा हो गया। कमरे की सलाखों से बाहर अंधेरा फैला हुआ था। मेरे होंठ जगह जगह से फट गए थे और कपड़ों पर जाबजा खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। पपोटों पर इतनी सूजन आ चुकी थी कि मुझे आंखें खोले रखने में बहुत तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर के जाते ही कुछ और लोग अंदर घुस आए। उन्होंने मेरे हाथ खोल दिए और उनमें से एक ने मुझे पानी का ग्लास भी पीने को दिया। मेरे पेट में दर्द की तेज लहरें उठ रही थी। पानी पीने को दिल चाहता था, लेकिन बमुश्किल घूंट घूंट करके मैंने आधा ग्लास अंदर उंडेला। अभी तक उन्होंने मुझे मारना शुरू नहीं किया था। इसकी वजह यह नहीं थी कि उन्हें मेरी हालत पर रहम आ रहा था, बल्कि उनकी दानिश्त में मेरे मरने का खतरा पैदा हो गया था और अगर मैं मर जाता तो वो तख्ता मश्क किसे बनाते। इस मर्तबा एक प्लेट में उन्होंने मुझे सब्जी और फुलके खाने को दिए। खाना उनके मेस का बना हुआ था, लेकिन मैं इंतहाई कोशिश के बावजूद आधे फुलके से ज्यादा फुलका न खा पाया। वो सब मुझ पर नजरें जमाए खड़े इस बात का जायजा ले रहे थे कि कहीं मैं एक्टिंग तो नहीं कर रहा। बची कुची रोटी वो वापस उठा कर ले गए और करीबन 2 घंटे तक किसी ने मुझे कुछ न कहा। इस दौरान मैं अपने जिस्म से उठने वाली अजियतनाक दर्द की लहरों से पीछा छुड़ाने के लिए तसव्वुर में ही कहां से कहां पहुंच गया। मेरे सामने मुख्तलिफ चेहरे सवाल बनकर आते और कोई जवाब न पाकर वापस लौट जाते। माँ बाप, बहन भाई, अपना वतन, वहां के लोग, अपने स्कूल कॉलेज का जमाना, प्रकाश और पूनम। मैं जाने कहां से कहां पहुंच गया और जब दरवाजा खुलने की आवाज मुझे हकीकत की दुनिया में वापस लाई तो अपने गालों पर नमी का एहसास हुआ। बेख्तियार मेरे हाथ गालों का जायजा लेने लगे, जहां जलती आंखों से गर्म गर्म आंसुओं के कतरे निकल कर बह रहे थे। मुझे अपनी बुजदिली पर तो गुस्सा आया, लेकिन ये मामला दिल का था, दिल लगी का नहीं। आने वाले बुजदिल यही समझे थे कि मैं तकलीफ की शिद्दत से रो रहा हूँ। वो बड़े खुश हुए और मुझे धक्के देते हुए फिर उसी ज़िबा खाने में ले गए। इस
मर्तबा यहाँ पहले वाले लोग नहीं थे। सिविल वर्दी में मलबूस एक आला अफसर मौजूद था और चारों कोनों में 4 दरिंदे मुझ पर नजरें गाड़े इशारे के मुंतजिर थे। मेरे अंदर घुसते ही उसने पत्थर की कुर्सी की तरफ इशारा किया, बैठ जा। मेरे बैठते ही उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम यहाँ इट लगाने आए थे? मैंने सुकून से कहा, जी हाँ। उसने भी कर्नल की तरह हवा में तीर चलाया, और वो जो पकड़े गए हैं वो तुम्हारे रिश्तेदार? मैंने कहा, मेरे रिश्तेदार कभी सरहद उबूर नहीं करते, मैं ही पहली बार आया और पकड़ा गया। मेरे लहजे में वही सुकून छुपा था जिसने एक मर्तबा उस ऑफिसर के पैर भी डगमगा दिए। उसने धमकी देते हुए बज़ाहिर संभाला लिया, तुम शायद नहीं जानते हमें सच उगलवाना आता है। मैंने कहा, आप मुझे जान से भी मार डालें, इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। वो गुस्से में धाड़ा, तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो। मैं खामोश रहा। वो किसी गहरी सोच में मुब्तला दिखाई दे रहा था। फिर उसने मुझे हुक्म दिया कि तमाम वाकयात सच सच बताऊं। मेरे जहन में एक ही बयान की महफूज शुदा टेप चल पड़ी। ये बयान टेप में रिकॉर्ड होने लगा। बयान के खात्मे पर उसने टेप का स्विच ऑफ कर दिया। उसने अपने साथियों की तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा, इस तरह ये सच नहीं बोलेगा। उन्होंने फौरन मेरे हाथ पांव उसी तरह बांध दिए। मेज पर लोहे की पतली पतली पेंसिल नुमा सलाखें रखी थीं। ऑफिसर ने एक दरिंदे की तरफ इशारा किया। उसने वो सलाखें उठाकर मेरे हाथ की उंगलियों में फंसाई और उन्हें जोर जोर से दबाने लगा। मार खाते खाते मेरा जिस्म बेहिस हो चुका था, लेकिन ये इस कदर अजियतनाक और तकलीफ दे सजा थी कि मेरे जिस्म का रुआं रुआं तकलीफ से फड़फड़ाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला बैठ गया। उसकी कहर आलूद आवाज मेरे तारीख होते जहन से टकराई, चिल्लाते रहो, जब तक सच नहीं बोलोगे जान नहीं छूटेगी। और मैं बेहोश हो गया। इस मर्तबा मुझे 3 दिन की छुट्टी मिल गई। इन 3 दिनों में मुझे नाश्ता बाकायदगी से मिलता रहा। दिन में 2 मर्तबा वो कसाई डॉक्टर आता और उल्टे सीधे इंजेक्शन लगाकर चला जाता। ये सजाएं इतनी अजियतनाक थीं कि अच्छे भले बहादुरों का पित्ता पानी करके रख देती। यहाँ बड़े बड़े सुरमा आते और अपने जराइम का इकरार करके चले जाते। मैं कोई बहुत ताकतवर इंसान नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला की जात पर बेपाया एतकाद, अपने मिशन की सदाकत पर यकीन और मेरा अज़्म समीम, ये थी वो कुव्वतें जिन्होंने मेरे नातवा जिस्म को फौलाद जैसी मजबूती अता कर दी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।